बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। आज से कुछ अर्सा पहले मैं जिस टेलीविज़न चैनल में काम करता था उसके जो गुजरांवाला के कॉरेस्पॉन्डेंट थे वो अक्सर ऐसा किया करते थे कि पाकिस्तान का कहीं पर भी कोई क्रिकेट मैच हो रहा है या दुनिया में कहीं भी पाकिस्तान किसी फोरम पर कोई कामयाबी हासिल कर रहा है तो उससे 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के बाद जैसे ही मेन ख़बर ख़त्म होती थी तो हमारे गुजरांवाला के उन रिपोर्टर का बीपर आता था टेलीविज़न स्क्रीन पर, जिसमें मिठाइयाँ खिलाने की वीडियो साथ चल रही होती थी और उनका बीपर होता था कि जो शायकीन क्रिकेट हैं या फिर इस पार्टी के सपोर्टर हैं उन्होंने जो है उनमें जश्न का समा है और लोग जो हैं वो बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, ढोल की थाप पर रक़्स कर रहे हैं और मिठाइयाँ खा रहे हैं। ये बात शुरू में कहने का, और मैं ये भी समझता हूँ कि वो जो रिपोर्टर हैं उनका पाकिस्तान में मिठाइयाँ खाने के ऊपर जो बीपर्स देने का रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, वो हमारे उन रिपोर्टर के पास था। दोनों का नाम मैं डेलिबरेटली नहीं बता रहा। और ये बात शुरू में करने का मकसद ये था कि आज की जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा फैक्ट चेक करेंगे, क्योंकि मैं बड़ा क्लोज़ली मॉनिटर कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ चाइना और इंडिया के दरमियान जो तनाज़ा है और जो लड़ाई है, जिस किस्म की वो उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अप्रैल से लेकर अब तक, उसके हवाले से मैंने मल्टीपल वीडियोज़ किए हैं और इसमें हम थोड़ा सा फैक्ट चेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई है अब अमली मैदान जंग से ज़्यादा मीडिया में लड़ी जा रही है। इसमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं, इसमें टेलीविज़न की मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन्स शामिल हैं और इसमें भी दो किस्म की हमें इस वक्त जो है वो ख़बरें मिलती हैं और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का जो बाज़ार है वो गर्म है। भारतीय मीडिया है जो किस्से सुनाता है कि भारत ने ये अचीव कर लिया, भारत को ये कामयाबी मिल गई, भारत ने चीन को इस तरीके से नाकों चने चबवा दिए, और फिर हमारे पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया है और यूट्यूब पर मैंने कुछ वीडियोस देखी और मैंने उनको टैली करने की कोशिश किया कि जो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड हैं क्या वाकई उस तरीके से हो रहा है। तो बाकायदा जिसे कहते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों तरफ मिठाइयाँ खिलाने पे ज़ोर है और मिस इन्फॉर्मेशन का बाज़ार जो है वो गर्म है। कोई नया तूफ़ान नहीं टूटा अभी तक और कोई बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि मिलिटरीली ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि जो सबसे बड़ा इस सारी जो मामला हुआ चीन और भारत के दरमियान, उसमें जो सबसे बड़ा वाक़या था वो 15 और 16 जून की दरमियानी शब वो लड़ाई हुई, जिसके नतीजे में 20 भारतीय फ़ौजी जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं भारत ने, जबकि कहा यह जाता है कि उनकी कैजुअलिटीज़ इससे ज़्यादा हैं, जबकि चीन ने कोई कैजुअलिटीज़ एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन भारतीय दावा है कि चीन की जानिब भी एक कर्नल रैंक के ऑफिसर समेत कैजुअलिटीज़ जो हैं वहाँ पर भी हुई हैं। उसके बाद कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट मिलिटरीली ऑन ग्राउंड नहीं हुई। अलबत्ता ये तयशुदा बात है कि चीन जिस मकाम पर था, चीन अभी भी उस मकाम पे मौजूद है और कल 30 जून को दोबारा मुज़ाकरात हुए चीन और भारत के दरमियान, जिसमें कोशिश की गई कि मामलात को हल किया जाए। मामलात हल नहीं हो सके, इस मीटिंग में तनाव था। 3 से 4 अहम मामलात में इस पर जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो कल की मुज़ाकरात के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें पेशरफ्त ये है कि ये मुज़ाकरात सर्द माहौल में हुए। इससे पहले जो है जो मुलाकात हुई थी उसमें भारत की जानिब से बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था, एक तामीरी माहौल था और एक मस्बत माहौल था। पॉजिटिव, कॉर्डियल एंड कंस्ट्रक्टिव, इन 3 अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था भारत की जानिब से इन मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ के मुज़ाकरात हैं उसके बाद भारत ने इस किस्म के कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए और साथ ही अपने मीडिया को बाकायदा ये बात कही है कि ये बिल्कुल इट वॉज़ अ बिज़नेस लाइक मीटिंग, कीपिंग इन माइंड दी कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, यानी कि एक सर्द सा तनाव वाला माहौल था, क्योंकि चीन जो है वो अपना जो मौक़िफ़ है अब उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही ये जो डेवलपमेंट है वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ौज जो अपनी आवाम के साथ और भारतीय मीडिया अपनी आवाम के साथ झूठ बोल रहा है कि चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया, भारत की किसी ज़मीन जो है उसके ऊपर दाखिल नहीं हुई चीनी अफवाज, किसी जगह पर कब्ज़ा नहीं हुआ, ये उसकी नफ़ी, ये सारी डेवलपमेंट, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो आखिर फिर मुज़ाकरात हो किस बात पे रहे हैं। मुज़ाकरात तो ज़ाहिर है इस बात पे हो रहे हैं कि भारत चाहता है कि अप्रैल से पहले की प्री अप्रैल पोजीशन के ऊपर चाइनीज़ अफवाज चली जाएं, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं
उस एरिया के, वो वाज़े तौर पर बताते हैं कि चीन जो है वो बाकायदा वहाँ पर अपने बंकर्स भी तामीर कर चुका है। वहाँ पर कुछ इस किस्म की सेटलमेंट्स हैं, उनकी फ़ौजी प्रेजेंस जो है वो सैटेलाइट से देखी जा सकती है। तो ये तो इस वक्त सूरत हाल है जिसमें अभी भी दोनों साइड्स ने इस मुलाकात के बाद 30 जून की, यानी कि गुज़श्ता रोज़ की मुलाकात के बाद यही फ़ैसला बरकरार रखा है कि अभी इस मामले के ऊपर मज़ीद राउंड ऑफ टॉक्स होंगे, कोशिश की जाएगी कि इस मामले को हल कर दिया जाए मुज़ाकरात के ज़रिए। एक और ड्रामा जो है जिसके ऊपर यानी कि मैंने बात करनी है इस वीडियो में, एक और ड्रामा आपने देखा होगा कि भारत की जानिब से कभी आपको ख़बर आ रही है कि जो एक किसी मुल्क में मुज़ाहरा हुआ है जहाँ पर चीनी मोबाइल फ़ोन, चाइना से इंपोर्ट किए हुए टेलीविज़न सेट्स, उनको रख कर आग लगा दी गई है। फिर कभी ये ख़बर आती है कि भारत ने जो है वो ऐलान कर दिया है 59 ऐप्स जिनका लिंक चाइना के साथ बनता है उनको बंद करने का ऐलान कर दिया है। और कुछ चीनी कंपनियां हैं जो ऐलान कर रही हैं कि अब हम, भारतीय कंपनियां हैं जो अब ये ऐलान कर रही हैं कि हम चाइना से इंपोर्ट्स नहीं करेंगे, हम चाइना से कोई चीज़ दरामद नहीं करेंगे, कारोबार नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट्स हैं इनमें कुछ मामलात में ऑब्वियसली सदाकत है, जो कि ऐप्स का मामला है जिनको बैन बाकायदा किया गया है भारत की जानिब से, चीनी ऐप्स को, मोबाइल फ़ोन ऐप्स को। लेकिन ये एक कॉस्मेटिक मेजर है। ये जिस तरह मेकअप होता है, जिस तरह बनाओ सिंगार के सामान होते हैं, जिस तरह आराइश हुस्न के लिए एहतमाम किया जाता है कि असल चेहरा जो है वो इतना दिलकश, इतना दिल फरेब ना हो, लेकिन उसको जाली तरीके से, उसको ज़्यादा दिलकशी उसमें जो है वो बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती है कि कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किया जाए। तो भारत इस वक्त अपने फ्रंट पर कुछ कॉस्मेटिक्स भी कर रहा है। ये मेयर्स जो हैं, मैं आपके साथ डेटा शेयर करूँगा, आपको अंदाज़ा होगा कि भारत क्यों मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि भारत चीन के साथ किसी तजारती जंग में। और उस डेटा के ऊपर आने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जब सवाल हुआ चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ली जियानज़ाओ से कि भारत ने ये 59 कंपनियां जो ऐप्स हैं ये बंद कर दी हैं, तो उन्होंने, और मैं क्यों समझता हूँ, मैं ये भी समझता हूँ कि उन्होंने बड़े दबे दबे अंदाज़ में, बड़े मीठे मीठे अंदाज़ में एक उनका जो इसके ऊपर रिएक्शन था, रद्द अमल था इस सवाल पर, उसमें एक जो है वो धमकी आमेज़ किस्म का जो है वो पैगाम था। उन्होंने ये कहा कि चीन को तशवीश है, कंसर्न है चीन कि भारत अपने इन्वेस्टर्स का, कि जिन्होंने सरमायाकारी की हुई है भारत में, उनके मफादात का ख्याल नहीं कर रहा, जबकि हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो जिस भी मुल्क में सरमायाकारी करते हैं उस मुल्क के जो मफादात हैं उनका ख्याल रखते हैं। तो इस सारे मामले में अब मैं आपको डाटा बताता हूं कि भारत और चीन के दरमियान मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में ट्रेड होती है, तजारत होती है, वो 19,285 अरब डॉलर की है। ये पूरी दुनिया की मैं आपको एक्सपोर्ट्स बता रहा हूँ, जिसमें 2499 अरब, यानी ये 13% बनता है। पूरी दुनिया के मुल्क मिलाकर 19,285 अरब की दरामदाद करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, जिसमें चीन का शेयर 13% है। एक मुल्क जो है वो 13% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स वो करता है। और चीन की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया वो 68 बिलियन डॉलर्स हैं, 68 अरब डॉलर, जिसका मतलब ये है कि चीन की जो टोटल बरामदाद हैं उसका 2.4%, 2.4% जो है वो भारत जाता है। और चीन दुनिया के उन चंद खुशनसीब ममालिक में है जिसका ट्रेड डेफिसिट जो है वो नहीं है, बल्कि सरप्लस है। उसकी इंपोर्ट्स, यानी कि पूरी दुनिया से जो वो चीज़ें मंगवाता है, इंपोर्ट करता है, वो 2100 कुछ अरब डॉलर बनती हैं, जबकि पूरी दुनिया में जो चीज़ें भिजवाता है वो 2499। तो 250 से 300 अरब डॉलर जो है चीन इस मामले में मुनाफे में है अपनी टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम में। भारत का हाल अगर हम देखें तो भारत की सूरत हाल यह है कि भारत 262 अरब डॉलर
की अशिया जो है वो भारत से बाहर एक्सपोर्ट करता है, जबकि जो उसका इंपोर्ट बिल है वो 381 अरब डॉलर का है, जिसका मतलब है कि भारत का तजारती खसारा 137 अरब डॉलर है। 137 अरब डॉलर के खसारे में भारत की जो कुल एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को वो 16.3 अरब डॉलर की हैं। अब आप ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि चीन 68 अरब डॉलर की चीज़ें भेजता है और भारत से 16.3 अरब डॉलर की चीज़ें मंगवाता है, जो कि भारत का अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो उसके मुताबिक 6.1 कि भारत पूरी दुनिया के साथ जो तजारत करता है उसमें 6.1% जो है वो चीन के साथ करता है। तो ये जो तजारती जंग है, अगर भारत ये बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि भारत इस तजारती जंग में जाएगा तो इसके नुकसानात बहरहाल चीन के मुकाबले में भारतीय मईशत के ऊपर ज़्यादा पड़ेंगे, और ख़ास तौर पर बहुत सारी भारतीय कंपनियां जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं अपनी एसेसरीज़, अपने स्पेयर पार्ट्स और अपनी जो भी प्रोडक्ट वो बनाती हैं उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिकली जो उसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं वो चीन से मंगवाते हैं, तो उनका बिज़नेस बाकायदा ठप हो जाएगा। और इनमें बड़े बड़े बिज़नेस टाइकॉन्स शामिल हैं, और इनका जब प्रेशर माउंट होगा भारतीय हुकूमत पर, तो ये जो आवाज़ें लगा रहे हैं, अर्नब गोस्वामी का प्रोग्राम देखें, दूसरे टॉक शोज़ देखें, उनके यूट्यूब चैनल्स देखें, तो वो और वहाँ पर फिर बीजेपी हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स देखकर यही लगता है कि फिल वक्त भारत जो है वो एक कॉस्मेटिक्स और एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक के तौर पर इस सारे मामले को इस्तेमाल कर रहा है। और इतनी रेटरिक, इतना सब कुछ भारत की जानिब से हमें नज़र आता है, जबकि चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान खड़े होकर एक मीठे मीठे अंदाज में सिर्फ ये कहते हैं कि हमें तशवीश है भारत अपने सरमायाकार, जब सरमायाकार को वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो इन्वेस्ट करने वाला है, जिसका मतलब है कि उन्होंने ये जता दिया अपने तौर पर कि अपने सरमायाकार के हकूक़ का ख्याल रखें, वरना यानी ज़ाहिर है कि दूसरा मामला भी हो सकता है। तो ये तो हो गया कि भारत ने दरअसल ये जो 59 ऐप्स बंद किए हैं और जो तजारत के हवाले से बात कर रहा है, ये भारत अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसके अलावा जिस मामले के ऊपर ज़ाहिर है मैंने बात करनी थी, मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि पाकिस्तान को चीन की हिमायत से बाज़ रखने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। अब तो कुछ मामलात जो हैं वो उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, कुछ मैं तज़किरा कर चुका हूँ अपने पहली वीडियोज़ में। एक तो सब लोगों को ज़हनी तौर पर इस हवाले से तैयार रहना चाहिए कि फैटफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसमें पहले ये उम्मीद पैदा हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा इजीली सेल थ्रू करेगा अक्टूबर में जो मीटिंग होगी, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने प्रेशर माउंट किया है और अमेरिका के तेवर नज़र आ रहे हैं, उसमें अब ये लगता है कि पाकिस्तान को भी इस मामले में उलझा कर और फंसा कर रखा जाएगा, ताकि पाकिस्तान खुलकर चीन के जो स्टेप्स हैं उनकी हिमायत उस तरीके से ना कर सके। दूसरा जाहिर है कि फिर अमेरिका ने जो है वही अगेन अमेरिका उसने एक रिपोर्ट टेररिज्म के हवाले से लॉन्च की, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर जो है संगीन किस्म के एलिगेशंस, इल्ज़ामात लगाए गए हैं दहशतगर्दी के हवाले से। तो ये एक बाकायदा केस एक तरह का पाकिस्तान के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है, पाकिस्तान पे प्रेशर जो है वो माउंट किया जा रहा है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान अमेरिका की अफ़गानिस्तान में से इनखला के हवाले से और अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से बड़ी मुखलिसाना और बड़ी हद तक जो है आउट ऑफ द वे जिनको कह सकते हैं कि कोशिशें कर रहा है। एक तो ये मामला हो गया। दूसरा, अब एक लॉबी बाकायदा सरगर्म हुई है भारतीय मीडिया में, इवन पाकिस्तानी मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में। मैं आज TRT वर्ल्ड को मैंने उस पर छपने वाला एक आर्टिकल पढ़ा, फिर मैंने भारतीय मीडिया को देखा, फिर मैंने कुछ वेस्टर्न मीडिया उसको पढ़ा। उसमें बाकायदा अब ये एक तरीके से तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जो चाइना की लद्दाख के हवाले से स्ट्रेटेजिक मूव है, पाकिस्तान इसका पार्ट एंड पार्सल है और इसका हिस्सा है। पाकिस्तान किसी हद तक ज़ाहिर है इस रीजन में होने की वजह से उसका हिस्सा ज़रूर है, लेकिन उसमें एक प्रैक्टिकल ये अप्रोच दिखाना जिस तरीके से दिखाई जा रही है ऑब्वियसली उस तरीके से नहीं है। फिर साथ में ये कहा जाता है कि 4 पाकिस्तानी एयर बेसेस जो हैं, पहले इल्ज़ाम 4 का लगा, फिर वो कम होते होते वो स्कर्दू का आ गया कि स्कर्दू की एयर बेस जो है वो बाकायदा जो है वो चीन के कंट्रोल में है। पाकिस्तान की 4 एयर बेसिस के ऊपर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रूप्स, उनके दस्ते मौजूद हैं, जबकि ये ज़ाहिर ऑन ग्राउंड सिचुएशन बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है, उनको अंदाज़ा भी होगा कि इस किस्म की चीज़
अगर हो तो उसे छुपाया नहीं जा सकता। तो आज जब DJISPR ने ट्वीट किया और इस हवाले से तासुर को ज़ाहिर करने के लिए उन्होंने बताया कि ना तो कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान और लाइन ऑफ कंट्रोल जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो एक्टिव सेक्टर्स हैं वहाँ पर कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई, ना ही वर्किंग बाउंड्री पर। लेकिन ये सब कुछ फिर हो क्यों रहा है? तो इसमें मैंने एक आर्टिकल, एक साहब हैं, उनका नाम है अविनाश मोहनानी। अविनाश मोहनानी जो हैं उन्होंने तकरीबन 20 साल इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो में सर्व किया, पाकिस्तान में भी उन्होंने एक पोस्टिंग काटी है और उसके बाद वो सिक्किम में, जो अगेन एक एक्टिव सेक्टर है चीन और भारत के दरमियान, और लड़ाई ज़ाहिर है वहाँ पर भी 2017 में भी हुई थी, उससे पहले भी एक मरतबा हो चुकी है और अभी रिसेंटली जो है वो आगाज़ वो भी वहाँ से हुआ था। वहाँ पर उन्होंने एज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिक्किम पुलिस के तौर पर भी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दी हैं। ख़ासे जो है वो एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बा रखने वाले ऑफिसर रहे हैं। तो वो अब ज़ाहिर अब वो बहुत अखबारों में कुछ लिखते भी हैं, कहीं पर अपने तज्ज़िये भी देते हैं। तो मैं उनका आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि भारतीय हुकूमत जो है उसकी पॉलिसी जो है वो भारत उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 3 से 4 फैक्टर्स उन्होंने कहे। एक तो ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरीके से इंगेज्ड है पाकिस्तान और भारत के ट्रूप्स, इसका मतलब ये है कि भारत की जो कंसंट्रेशन है, भारत की वो डिवाइडेड है। भारत एक तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा चाइना की तरफ से जो रीसेंट थ्रेट एक इमर्ज हुआ है उसको काउंटर करने की पोजीशन में 2 से 3 वजूहात हैं। उन्होंने कहा एक तो पूरे का पूरा कश्मीर ये एक एक्टिव जोन है जो भारत की अफवाज है उनके लिए, ना तो उनकी वहाँ से उनसे लोकल जो सूरत हाल है वो कंट्रोल हो रही है और ना ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर। फिर साथ ही उन्होंने बाकायदा वाशगाफ अंदाज में उन्होंने ये कहा है कि 2014 से ऑनवर्ड जो भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसकी वजह से भारत से एक फाश गलती हुई, एक बहुत बड़ी गलती हुई नरेंद्र मोदी से, कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वर्किंग बाउंड्री पर पाकिस्तान के साथ मामलात को कूल डाउन करने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए कोई एक सीरियस एफर्ट उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। और उसका नुकसान ये है कि आज जब भारतीय फोर्सेस को एक थ्रेट ज़ाहिर है मौजूद है चीन की तरफ से, तो उसको इफ़ेक्टिवली काउंटर नहीं कर सकती भारतीय अफवाज। साथ ही उन्होंने, ये भारतीय राइटर हैं जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूँ और उनका तजुर्बा जो है वो इंटेलिजेंस बैकग्राउंड भी है, पुलिस का बैकग्राउंड भी है, वो ये कह रहे हैं कि जो डोमिसाइल मुतनाज़ा किस्म के कश्मीर में जारी किए जा रहे हैं उससे भारत मज़ीद अपनी हमायत जो है वो कश्मीर में खो रहा है और जिस किस्म का जो सूरत हाल अब कश्मीर में बन रही है उसकी वजह से भारत के लिए अब मुमकिन नहीं है कि इन तमाम महाजों पर लड़ाई लड़ सके। तो ये सूरत हाल है इस वक्त चीन और भारत के दरमियान। पाकिस्तान के हवाले से जो इसमें पहलू है उसका भी मैंने तज़किरा कर दिया। आखिर में ज़ाहिर है ये हो नहीं सकता कि आज मैं अपनी वीडियो जो सोपोर में वाक़या हुआ उसको एक कंडमनेशन के बग़ैर ख़त्म करूँ कि एक नन्हा सा बच्चा जो है वो अपने नाना के जनाजे के ऊपर बैठा हुआ है और उसकी तस्वीर अब बाकायदा जो है वो पूरी दुनिया में आ चुकी हैं। इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और हमने देखा है कि पूरी दुनिया में जब अक़वाम आलम है वो सरापा एहतजाज बन जाती हैं इससे भी बहुत छोटे लेवल के वाक़यात पर। आखिर ऐसा क्या है कि कश्मीर में होने वाले भारतीय मज़ालिम, उनके ऊपर इनकी आंखें नहीं खुलती, ज़मीर भी नहीं जागता। भारत के साथ जुड़े हुए मफादात हैं बहुत सारे ममालिक के, वो एक कंज्यूमर मार्केट है, 140 करोड़ 130 करोड़ अगर गाहक हैं एक मुल्क में पोटेंशली, तो ज़ाहिर है फिर लोग जो हैं वो उसूलों के ऊपर, अपनी अखलाकियात के ऊपर, अपने कारोबारी मफादात को मुकद्दम रखते हुए भारत के इन मज़ालिम पर आंखें बंद रखते हैं। मैं अपनी कोशिश अपने तौर पर ये ज़रूर करता हूँ और मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने तौर पर आप पाकिस्तान में हैं या दुनिया में, ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, तो ये आप सबका फ़र्ज़ है कि इस हवाले से अपना जितना जिस हद तक किरदार हो सकता है वो ज़रूर अदा करें। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।